नमस्कार, आपका बहुत स्वागत है टीवी7 भारत पर। मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह यादव। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। नई दिल्ली में गृह मंत्रालय ने पाकिस्तान में मौजूद 23 लोगों को आतंकवादी घोषित करते हुए बड़ा कदम उठाया है। ये कार्रवाई गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम यानी कि यूएपीए के तहत की गई है। सरकार की ओर से जारी आधिकारिक नोटिफिकेशन में ये कहा गया है कि ये सभी लोग जैश ए मोहम्मद, लश्कर-ए-तैयबा और अल-कायदा जैसे आतंकवादी संगठनों से जुड़े हैं और जम्मू कश्मीर में आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा देने में पूरी तरीके से सक्रिय भूमिका निभा रहे थे। गृह मंत्रालय के मुताबिक इन आरोपियों को, इन आतंकियों को लोगों की भर्ती कराने, घुसपैठ कराने, आतंकी प्रशिक्षण देने, ड्रोन के जरिए हथियार और विस्फोट पहुंचाने तथा भारत में हमलों की साजिश रचने जैसे गंभीर आरोप इन पर लगाए गए हैं। इनमें कई नाम पहले भी सुरक्षा एजेंसियों की निगरानी में रहे हैं और लंबे समय से इनकी गतिविधियों पर नजर रखी जा रही थी। आपको बता दें कि सूची में शामिल 23 आतंकवादियों में से कुछ नाम विशेष रूप से अहम बताए जा रहे हैं। इसमें लश्कर-ए-तैयबा संस्थापक हाफिज सईद के करीबी सहयोगी अब्दुल रऊफ, हाफिज खालिद वलीद और राणा इफ्तिखार शामिल है। सरकार के दस्तावेजों के अनुसार ये लोग आतंकवादी नेटवर्क के संचालन, फंडिंग और रणनीति को बनाने में सक्रिय भूमिका निभा रहे थे। आपको बता दें कि नोटिफिकेशन में यह भी कहा गया है कि राणा इफ्तिखार आतंकवादी संगठनों के बीच तालमेल बैठाने, युवाओं को कट्टरपंथ के लिए प्रेरित करने और साजिशों को अंजाम देने के लिए काम करता था। वहीं अब्दुल रऊफ पर आरोप लगाया गया है कि वे लश्कर-ए-तैयबा और जमात-उद-दावा से जुड़कर आतंकी फंडिंग और ऑपरेशन के लिए योजनाएं बनाने में अहम भूमिका निभाता था। हाफिज खालिद वदील पर कई आतंकवादी घटनाओं का मास्टरमाइंड होने का आरोप लगाया गया है और वे हाफिज सईद के करीबी नेटवर्क का सबसे बड़ा और अहम हिस्सा बताया जा रहा है। आपको बता दें कि सूत्रों के अनुसार इन 23 आतंकवादियों में से कुछ 2016 में नगरोटा सेना कैंप पर हुए हमले और 2008 में सुंजवान मिलिट्री स्टेशन पर हुए हमले से भी जुड़े बताए जा रहे हैं। इसके अलावा कई लोगों पर जम्मू कश्मीर में लगातार आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा देने और स्थानीय युवाओं को आतंकवादी संगठनों में भर्ती कराने के आरोप है। गृह मंत्रालय के इस कदम के बाद अब नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी कि एनआईए को इन आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई करने की और भी अधिक शक्तियां मिल गई हैं। नए नियमों के तहत अब केवल आतंकवादी संगठन ही नहीं बल्कि व्यक्तिगत आतंकवादियों की संपत्ति जब्त करना, उनके फंडिंग नेटवर्क को तोड़ना और उनकी गतिविधियों पर रोक लगाना आसान होगा। 2019 में यूएपीए संशोधन के बाद सरकार को यह अधिकार मिला था कि वे व्यक्तिगत आतंकवादियों को भी आधिकारिक सूची में शामिल कर सकती है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार इस ताजा कार्रवाई के बाद देश में सूचीबद्ध आतंकवादियों की कुल संख्या बढ़कर 80 हो गई है। इससे पहले कई बड़े नाम इस सूची में शामिल थे, जिसमें जैश ए मोहम्मद, लश्कर-ए-तैयबा और कई बड़े आतंकवादी संगठनों के कमांडर इसमें शामिल हैं। सूची में जैश ए मोहम्मद के कई आतंकवादी जैसे कि मसूद, इलियास कश्मीरी, अबू साद, कारी जरार और अन्य नाम शामिल बताए जा रहे हैं। वहीं लश्कर-ए-तैयबा के फिरदौस अहमद भट्ट, बिलाल अहमद मीर, हाफिज अब्दुल रऊफ और अन्य सक्रिय सदस्यों को भी आतंकवादी घोषित किया गया है। कुछ नाम ऐसे भी हैं जो अल-कायदा और आईएसआईएस से जुड़े हुए बताए जा रहे हैं, जिसमें ये नेटवर्क और भी ज्यादा खतरनाक माना जा रहा है। सरकारी सूत्रों का कहना है कि सरकार इन पर कार्रवाई केवल सूचीबद्ध ही कर इन पर कार्रवाई नहीं करेगी, बल्कि इसका उद्देश्य आतंकवादी नेटवर्क की कमर तोड़ना, इससे इन आतंकवादियों की संपत्ति, फंडिंग चैनल और अंतर्राष्ट्रीय संपर्कों पर सीधा असर करना है। सुरक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि यह कदम भारत की आतंकवाद विरोधी रणनीति का हिस्सा है, जिसमें अब व्यक्तिगत स्तर पर कार्रवाई की जा रही है। पहले केवल संगठनों को प्रतिबंधित किया जाता था, लेकिन अब सीधे व्यक्तियों को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है और उनके नेटवर्क को खत्म करने की पूरी कोशिश भी की जा रही है। गृह मंत्रालय का यह बड़ा फैसला आतंकवाद के खिलाफ भारत की सख्त नीतियों को और भी ज्यादा मजबूत करता है। इससे सुरक्षा एजेंसियों को न सिर्फ जांच में मदद मिलेगी बल्कि आतंकवादी के नेटवर्क को भी आर्थिक और रणनीतिक रूप से तोड़ने में सफलता मिल सकती है।
लुधियाना से लेकर पूरे पंजाब कांग्रेस में एक बार फिर अंदरूनी घमासान तेज हो गया। आपको बता दें कि पार्टी में गुटबाजी इतनी बढ़ गई है कि मामला अब सीधे जो है हाईकमान तक पहुंच चुका है। आपको बता दें कि बताया जा रहा है कि दिल्ली से एक वरिष्ठ नेता ने पूर्व मुख्यमंत्री रणजीत सिंह चन्नी को फोन कर फिलहाल कोई बड़ा राजनीतिक फैसला न लेने की सलाह दी है। साथ ही भरोसा दिलाया है कि राहुल गांधी के विदेश दौरे से लौटने के बाद चन्नी की उससे मुलाकात कराई जाएगी। सूत्रों के मुताबिक चन्नी गुट के कांग्रेस हाईकमान को 3 प्रमुख संदेश भेजे हैं, जिसमें पार्टी के भीतर तनाव बढ़ गया है। और पहला संदेश ये दिया गया है कि उन्हें वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वंडिंग की नेतृत्व शैली और उनकी प्रधानगी स्वीकार नहीं है। वहीं चन्नी समर्थकों का कहना है कि 2027 विधानसभा चुनाव की जिम्मेदारी रणजीत सिंह चन्नी को दी जानी चाहिए, क्योंकि उनके मुताबिक वही पार्टी को राज्य में जीत दिलाने की क्षमता रखते हैं। इस गुट का यह भी दावा है कि अगर चन्नी को आगे नहीं किया गया तो कांग्रेस को इसका नुकसान भुगतना पड़ सकता है। दूसरी ओर यह भी संदेश दिया गया है कि पंजाब के नेताओं की भावनाओं को नजरअंदाज न किया जाए। चन्नी गुट का कहना है कि पार्टी ने जो ऑब्जर्वर्स कमेटी बनाई थी, उनने सभी नेताओं से बातचीत करने के बाद अपनी रिपोर्ट अब हाईकमान को सौंप दी थी। उस रिपोर्ट में कथित तौर पर चन्नी को प्रदेश अध्यक्ष बनाने की सिफारिश की गई थी, क्योंकि अधिकतर स्थानीय नेताओं ने उनका समर्थन किया था। लेकिन इसके बावजूद भी फैसला उनकी उम्मीदों से जो है परे निकला, जिसके बाद असंतोष और भी ज्यादा गहरा होता गया। तो आपको बता दें कि जो है पंजाब से सियासत और भी ज़्यादा गर्म होती नजर आ रही है। 2027 के चुनाव को लेकर सियासत और भी ज़्यादा गर्म हो गई है पंजाब में। वही खबरों में आगे बढ़ेंगे। कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में हुए रेप और हत्या मामले को लेकर एक बार फिर एक बड़ा बयान सामने आया है। इस मामले में पीड़िता की मां रत्ना देवनाथ ने कहा है कि उन्हें इस वारदात में शामिल लोगों को छिपाने की कोशिश की जा रही है दूसरे लोगों के द्वारा। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि किसी भी कीमत पर न्याय लेकर वो रहेंगे और सभी दोषियों को जो है सजा दिलवा कर मानेंगे। ये बयान ऐसे समय में आया है जब मामला अदालत और जांच एजेंसियों के स्तर पर विचाराधीन है। रत्ना देवी लगातार इस केस में न्याय की मांग कर रही हैं और उसके बाद कई सवाल भी उठा रही है। आपको बता दें कि जो है इस कोलकाता के इस रेप कांड के बाद उनकी मां ने जो है विधानसभा चुनाव बंगाल से लड़ा था। उसके बाद बंगाल विधानसभा चुनाव लड़ने के बाद उनको जीत भी मिली थी, जिसके बाद उनका ये बयान सामने निकल कर आया है। इस मामले ने एक बार फिर पश्चिम बंगाल की राजनीति और सामाजिक बहस को और भी ज्यादा तेज कर दिया है। इससे पहले भी घटना को लेकर राज्य में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए। डॉक्टर, छात्र जो है सभी लोग मिलकर लोगों ने कैंडल मार्च निकाला, प्रोटेस्ट किया और पीड़िता को न्याय दिलाने की मांग की। इसी बीच अब रत्ना देवी का राजनीतिक जीवन भी चर्चा में है। उन्होंने इस घटना के बाद सक्रिय राजनीति में कदम रखा और पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में हिस्सा भी लिया था। वे बीजेपी की ओर से पनिहाटी सीट से चुनाव लड़कर विधायक बनी। उनका कहना है कि राजनीति में आने का उद्देश्य सिर्फ अपनी बेटी को न्याय दिलाना है और समाज में महिलाओं को सुरक्षित करना है। उनका ये बयान अब बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है। लोग ये कह रहे हैं कि उनकी सरकार होने के बावजूद भी उनकी बेटी को न्याय नहीं मिल रहा है। लोग शुभेंदु अधिकारी को भी टारगेट कर रहे हैं। फिलहाल ये पूरा मामला अदालत की निगरानी में है और अंतिम फैसला सबूतों और कानूनी प्रक्रिया के आधार पर ही आएगा। लेकिन पीड़िता की मां के इस ताजा बयान के बाद एक बार फिर यह मामला और भी ज़्यादा संवेदनशील हो गई है। तो सुनिए कि पीड़िता की मां ने क्या कुछ बयान दिया है। मुख्यमंत्री सब कथा रेखेছেন, কিন্তু মুখ্যমন্ত্রী বলেছিলেন আমরা সরকারে এলে 7 দিনের মধ্যে অবৈধ বিচার দেব, সেটা কিন্তু 2 মাস প্রায় অতিক্রান্ত। তাহলে আপনি কি মেসেজ দেবেন শুভেন্দু অধিকারী সিএমকে? নতুন সরকার আজ এসছে, তার উপর আস্থা রেখে আজকে ডক্টরস ডে, সমস্ত ডাক্তারদের আমি প্রণাম জানাই, শ্রদ্ধা জানাই। তারা যে কাজটা করেন তাদের মানুষ ভগবান মনে করে। সেই জায়গাটা থেকে আমার মেয়েকে যারা খুন করেছে তারা আমি মানুষই বলতে পারবো না, ডাক্তার তো কোথায়। তাদের চরম ধিক্কার আজকে ডক্টরস দিনে জানাই। আমি জানি সেই নামগুলো যারা অপরাধ করেছে, আর অপরাধ দেখে যারা তথ্য প্রমাণ লোপাট করার চেষ্টা করেছে সবাই অপরাধী। তাই সমস্ত অপরাধীদের ধরা হবে এবং
अब खबरों में आगे बढ़ेंगे। आगरा में एक बेहद सनसनीखेज और चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां एक आरोप है कि पत्नी ने अपने पति की हत्या कर शव को घर के बाथरूम के फर्श के नीचे दफना दिया और उसके ऊपर प्लास्टर करवा दिया। इसके बाद करीब 45 दिनों तक उसने पति की गुमशुदगी का नाटक किया। पूरे परिवार और पुलिस को गुमराह करती रही और ये घटना अब सिकंदरा थाना क्षेत्र की रेणुका धाम कॉलोनी की बताई जा रही है, जहां 44 वर्षीय सुरेंद्र कुमार जो है अपनी पत्नी रूबी जो है उनकी पत्नी रूबी थी, उनके 2 बच्चे थे, लेकिन बाद में उनकी हत्या उनकी पत्नी द्वारा कर दिया गया। जानकारी के अनुसार 18 मई को जो है सुरेंद्र अचानक अपने घर से लापता हो गए थे। उसी दिन पत्नी रूबी ने परिजनों को फोन कर बताया कि पुलिस घर पर दबिश देने आई थी, इसलिए वे बच्चों और सास को सुरक्षित जगह ले जाए। इसके बाद उसने ये भी कहा कि सुरेंद्र घर छोड़कर कहीं चले गए और इसी सूचना के आधार पर परिजनों ने सिकंदरा थाने में उनकी गुमशुदगी की जो है रिपोर्ट लिखवाई। लेकिन बाद में जब इसकी जांच की गई, सबूत खंगाले गए, तो पता चला कि हत्या करने वाली उनकी पत्नी ही थी। परिवार को असली शक तब हुआ था जब सुरेंद्र की मां के बैंक के खाते की जांच की गई। बैंक के स्टेटमेंट में कुछ संदिग्ध ट्रांजैक्शन सामने आई, जिसमें मामला और भी ज्यादा गंभीर होता गया। इसके बाद परिजनों ने रूबी पर दबाव बनाकर सच्चाई उगलवाने की पूरी कोशिश की। आरोप है कि इसी दौरान उसने बताया कि सुरेंद्र घर के अंदर ही है, जिससे ये पूरा मामला जो है खुलकर सामने आया। आपको बता दें कि इतना बड़ा हत्याकांड जो है ये निकलकर सामने आया है, जहां पति की हत्या कर पत्नी ने उसे सीधे वॉशरूम के नीचे दफन कर दिया और उसके ऊपर प्लास्टर करवा दिया और लगातार 45 दिनों तक ये नाटक करती रही कि उसका पति जो है गुम है। पुलिस ने आरोपी पत्नी रूबी को हिरासत में ले लिया है और उससे लगातार पूछताछ कर रही है। अधिकारियों का कहना है कि जांच अभी लगातार जारी है। इस वारदात की किसी भी लोगों की संलिप्तता को तुरंत सामने लाया जाएगा। इस वारदात में कौन कौन से व्यक्ति शामिल थे, इन सब का नाम जो है जल्दी ही जांच के बाद जो है सार्वजनिक किया जाएगा। साथ ही कॉल रिकॉर्ड्स, बैंक ट्रांजैक्शन और फोरेंसिक रिपोर्ट की मदद से पूरे मामले की तह तक जाने की कोशिश की जा रही है। घटना के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। स्थानीय लोग इस वारदात को लेकर हैरान है और इसे बेहद ही भयावह बता रहे। तो आपको बता दें कि इतनी बड़ी घटना एक पत्नी द्वारा अपने पति के साथ की जा रही है। अभी हाल ही में आपने सोनम रघुवंशी का हत्याकांड देखा था और हाल ही में फिर पुणे वाला हत्याकांड हुआ था, जिसके बाद ये दोनों हत्याकांड चर्चा में रहे। लेकिन इसके बाद सबसे बड़ा हत्याकांड ये निकलकर सामने आ रहा है। आगरा में जो है अपने पति को ही मारकर वॉशरूम के अंदर दफना दिया गया और उसके ऊपर जो है टाइल्स लगवाकर पूरी तरीके से कवर करवा दिया गया, ताकि किसी को शक ना हो, किसी को पता ना चले। और 45 दिन तक औरत जो है नाटक करती रही कि उसका पति गुम है। आपको बता दें कि आगरा का ये घटना बताया जा रहा है, जहां पत्नी रूबी ने अपने पति की हत्या कर दी। निर्मम हत्या इसे बताई जा रही है और पुलिस लगातार जांच कर रही है, लगातार कड़ियों को मिलाने की कोशिश कर रही है कि आखिर इस वारदात में कौन कौन से लोग शामिल थे, कौन कौन लोग जो है इसको करने पे औरत को ये मजबूर किया गया या फिर औरत ने जानबूझकर किया। किन कारणों के कारण जो है उस औरत ने अपने पति को मौत के घाट उतार दिया। आपको बता दें कि पुलिस अधिकारियों के मुताबिक शुरुआती जो है जांच में मृतक सुरेंद्र नशे का आदी था और शराब के साथ साथ नशे की गोलियां भी लेता था, ऐसा पुलिस जांच में सामने आया है। लेकिन आरोप है कि घटना वाले दिन पति ने उसे नशे की अधिक मात्रा दे दी थी, पत्नी ने उसे नशे की अधिक मात्रा दे दी थी, माफ कीजिएगा, जिसके बाद उसकी हालत लगातार बिगड़ती गई। इसके बाद शव को घर के बाथरूम में दफन कर दिया गया, उसके ऊपर फर्श लगाकर पूरा प्लास्टर कर दिया गया ताकि किसी को भी शक ना हो। करीब 1.5 महीने तक आरोपी पत्नी ने इस राज को छुपाए रखा और पूरे समय पति की गुमशुदगी का नाटक करती रही। वह लगातार पुलिस और परिवार के साथ सहयोग का दिखावा करती रही, जिसके बाद उस पर किसी को भी शक नहीं हुआ कि हत्या इसी औरत ने किया है। हालांकि बैंक रिकॉर्ड्स, बयानों और विरोधाभास को लगातार बढ़ते हुए देखकर मामले में पत्नी पर शक हुआ लोगों को और पुलिस को भी बाद में शक हुआ और पत्नी से लगातार पूछताछ की गई, जिसके बाद आखिरकार यह मामला निकलकर सामने आया।
आपको बता दें कि पुलिस ने आरोपी पत्नी रूबी को हिरासत में ले लिया है और उसे लगातार पूछताछ की जा रही है। अधिकारियों का लगातार कहना है कि हम जांच कर रहे हैं। इस वारदात में किसी भी व्यक्ति की अगर भूमिका मिलती है तो उसे कानूनी सजा दी जाएगी, सख्त कार्रवाई की जाएगी और फिलहाल उसकी पत्नी को हिरासत में लेकर लगातार पूछताछ की जा रही है। आपको बता दें कि इतना सनसनीखेज मामला निकलकर सामने आ रहा है। लगातार भारत में हत्याकांड के मामले निकलकर सामने आ रहे हैं। कभी सोनम रघुवंशी केस, कभी मुस्कान जो है नीले ड्रम वाला केस, कभी जो है ये अब ये केस आगरा का निकल कर आ रहा है, जहां पत्नी ने पति को मारकर बाथरूम के टाइल्सों के नीचे दफन कर दिया, जो एक चिंता का विषय बनता जा रहा है। लगातार लोगों का भरोसा जो है रिश्तों से उठता जा रहा है, क्योंकि पति पत्नी का रिश्ता ऐसा होता है जिस पर लोगों को ज्यादा भरोसा होता है। आप देखेंगे कि हर मामले में ऐसे ही सीन सामने आ रहे हैं। आप देखेंगे कि राजा रघुवंशी केस में भी पति पत्नी का मामला था, जो पुणे के सिया मर्डर केस का जो मामला सामने आया है, इसमें भी ये दोनों शादी करने वाले थे। उसके बाद मुस्कान मर्डर केस में भी दोनों पति पत्नी थे। अब इस आगरा की घटना में भी ये दोनों पति पत्नी हैं, जिसके बाद और भी ज्यादा रिश्तों को लेकर लोगों में चिंताएं बढ़ गई हैं। लोगों का भरोसा लगातार रिश्तों से उठता जा रहा है। घटना के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। स्थानीय लोगों ने इस वारदात को लेकर हैरानी जताई है और बोला है कि बेहद ही डराने वाला केस है, बेहद ही भयावह केस है।